इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ से, जो ये कंपटीशन के लिए है, वैसे बोर्ड में तो है नहीं ये टॉपिक। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। अब इसके कारण तुमको फाइंड आउट करना है, एक्सियल पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखो चार्ज डेंसिटी कितना तरह का होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जिसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम कहते हैं। जैसे अब एक रॉड है, इसका लेंथ L है और इस पे टोटल चार्ज कितना है Q। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यदि Q है तो पूछेगा कि dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा। तो चार्ज ऑन dx लेंथ हो जाएगा लैम्डा dx। तो यदि चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है तो dx लेंथ पे चार्ज निकाल लेंगे लैम्डा dx। उसी तरह से यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस हो गया चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए डिस्क टाइप बॉडी। डिस्क टाइप बॉडी होगा सीडी लाइक बॉडी। सीडी, इस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके सरफेस पे चार्ज है, इसीलिए इसमें क्या होगा, टोटल चार्ज यदि Q है, एरिया A है, तो सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया सिग्मा, जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं किस चीज से, सिग्मा से। सिग्मा क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सपोज करो कि तुमको डीए एरिया में तुमको चार्ज निकालना है, डीए एरिया में कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो चार्ज ऑन डी एरिया कितना होगा, सिग्मा डी ए, यानी डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डी ए। इस डी एरिया में कितना चार्ज होगा, तो सिग्मा डी ए से निकालेंगे। ऐसा में इसी तरह से यदि वॉल्यूम है, मान लो कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, स्फीयर के अंदर चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें क्या होगा, इसमें होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब सपोज करो कि टोटल चार्ज उसमें Q है, अब हम इसको डीए वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ऑन चार्ज इन वॉल्यूम डीवी, इस डीवी वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो रो डीवी हो जाएगा, कितना होगा, रो डीवी। ठीक है, इस डीवी वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो रो डीवी होगा। इसको हम कहते हैं, रो से डिनोट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, सिग्मा से डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, और लैम्डा से डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो ये चार्ज कहाँ पे है, लेंथ पे है। एक स्मॉल पोर्शन ले लेंगे, यहाँ पे dx पोर्शन लेंगे, इसका dx लेंथ लेंगे, तो इस dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा dx होगा, यानी dq इक्वल हो जाएगा लैम्डा dx। अब पॉइंट देखो, पॉइंट P पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे, पॉइंट P पे x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा डी। यदि यही डी क्यू नीचे लेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। तो ड्यू टू सिमेट्री हाफ क्या होगा, इसका जो कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, डी कॉस थीटा होगा और डी साइन थीटा होगा। इसका यदि हम लेते हैं कंपोनेंट थीटा, तो इसका भी डी कॉस थीटा डी साइन थीटा होगा। तो डी साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल होगा ड्यू टू सिमेट्री, ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। इसीलिए हम लोग लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एंगल थीटा है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, डी कॉस थीटा आई कैप
अब डी का वैल्यू कितना होगा, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, तो ये क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लिखेंगे d2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर cos थीटा। देखो cos थीटा क्या होगा, बेस x, अब बाई हो गया हाइपोटेन्यूस, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आई कैप होगा। इसमें x और r क्या है, कांस्टेंट, क्या कहा है, ये फॉर्मूला सर एक और बता दीजिए कैसे हुआ। ये हाँ सर, ये देखो ये जो है ना एक स्मॉल, देखो इस पे जो है ना लेमडा dx पार्ट लिए हैं, यहाँ पे स्मॉल चार्ज लिए हैं d2, तो इस d2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो होगा यहाँ पे d cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं ना q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये r जो है यहाँ पे क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये x हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे d2 हाँ के सर, कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा ना, इसीलिए बच गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, cos थीटा का वैल्यू होगा बेस x, हाइपोटेन्यूस हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आई कैप, समझ गए। हाँ सर समझ गए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी कितना होगा, तो लिखेंगे ऑन सर एक में सर लिख लेते हैं तब मिटाइएगा, ये बस वही लास्ट ही वाला लिखिएगा। हो गया सर। हाँ अब देखो ऑन इंटीग्रेटिंग कितना होगा, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर, देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर कितना है 1/2, तो दोनों ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2, 3/2 यस। हाँ और ऊपर में एक x है, x भी रहेगा, और dq का इंटीग्रेशन होगा 0 से q टोटल चार्ज के कारण, इसका इंटीग्रेशन तो q हो जाएगा, तो qx बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है यही होता है, इसमें आई कैप है। अब मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, इतना मैग्नीट्यूड होगा, यानी कहेगा इसको याद रखने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के भी लिख सकते हैं, के क्यू याद रखने के लिए के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। अब कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा, चार्ज के सेंटर पे, सेंटर के लिए x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो जब x 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, यानी चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा, समझ गया। हाँ सर। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एयर का बात हम करते हैं, तो घर में जो विंडो है, तो विंडो से क्या होता है कि विंडो से एयर, जो भी अंदर का एयर है वो बाहर जाता है थ्रू द विंडो, और बाहर का एयर जो है वो अंदर आता है,
तो विंडो जो है, तो विंडो के यूनिट एरिया से कितना एयर पास कर रहा है उसको कहा जाता है फ्लक्स ऑफ एयर। एयर का फ्लक्स हुआ। जैसे मान लेते हैं कि एक पाइप है, अब इससे वाटर का फ्लो हो रहा है, तो इसके यूनिट एरिया से कितना वाटर फ्लो कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लक्स ऑफ वाटर। यूनिट एरिया से कितना वाटर पास कर रहा है, दैट इज द फ्लक्स ऑफ वाटर। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब किसी यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, तो उसको यूनिट एरिया से जो पास करेगा ना, जितना ज्यादा पास करेगा फ्लक्स उतना अधिक होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन passing through unit area normally is called electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। देखो जब भी कोई चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसे प्रॉपर्टी है कि नॉर्मली पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ कुछ एंगल यदि बना रहा है, सम एंगल, तब वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, कितना एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। जैसे बताते हैं एग्जांपल में, जैसे मान लेते हैं एरिया है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया एरिया। ये पूरा एरिया ए है, इसको हम एलिमेंट्रिक एरिया में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, यानी एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन यही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। और ये तभी पॉसिबल होगा जब सरफेस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा, यानी फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, ये फाई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स को। तो फ्लक्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेगा यूनिट एरिया से, उतना ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू होगा। इक्वेट करने के लिए हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। अब इसको सपोज करो हम ए से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ई ए हो गया। समझ गया। यदि हम के का वैल्यू 1 रखते हैं, के इक्वल टू 1 ऐसा यूनिट में, तब आई इक्वल टू क्या हो गया, ई ए। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स जो होता है वह ई ए होता है, यानी फ्लक्स एक नंबर होता है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज अ नंबर, यानी दिखाई दे रहा है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है क्या, इट इज ए नंबर। देख रहा है क्यों नंबर है, तो एक नंबर से ही उठा के खींच के इसको लाए हैं ई ए। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है वो यही है, फाई इक्वल टू ई है, यानी नंबर। ये क्या है, नंबर, यानी एन पे डिपेंड करता है फ्लक्स। अब देखो यदि सपोज करो कि इस तरह का एरिया है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर ले लेते हैं डीए एरिया, यानी इस पूरे एरिया को हम मान लेते हैं कि ये पूरा एरिया जो है वह स्मॉल एलिमेंट्री एरिया से मिलके बना हुआ है। हर एक एलिमेंट्री एरिया कितना है, डीए है। डीए क्या है, एलिमेंट्री एरिया, स्मॉल एरिया। डीए डीए मिलके क्या होगा, पूरा एरिया होगा। अब सपोज करो कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द एरिया है, और ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से पास आउट हो रहा है, इट मींस कि एरिया वेक्टर का कुछ कंपोनेंट इधर लाइक करता होगा, इसीलिए पास कर रहा है। तो इसका हम लोग प्रोजेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, डी cos द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, तो कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कितना होगा, डी cos थीटा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ई डी ए cos थीटा, ऐसा में। तो डी फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई डॉट प्रोडक्ट में ई डॉट डी ए। एरिया को एस से भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सरफेस से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास आउट होगा, वो आ जाएगा ना, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, या इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं, सरफेस एरिया। तो ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला। फ्लक्स इज ए नंबर, यानी कितना नंबर किसी एरिया से पास आउट करेगा, कितना टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला से। यानी जब भी हम फ्लक्स निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकालते हैं, याद रखना है। okay. हो गया। यानी जब थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 90, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। इसीलिए यदि थीटा होगा 0 डिग्री तो फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और ये होगा। इसीलिए ऑलवेज हम जब जब कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होगा उसको फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए थीटा ऑलवेज क्या रखते हैं, 0 डिग्री। निगेटिव भी फ्लक्स होता है, मान लेते हैं 5 180 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स क्या हो जाए, माइनस के, क्योंकि cos थीटा कितना होता है, -1, फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा, समझा। है कि फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स एक नंबर है। अब हम पढ़ेंगे डाइपोल के बारे में, फिर उसके बाद गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है क्या है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। देखो डाइपोल जो है जैसे एक एटम है। अब एटम में क्या है, ये न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, दोनों कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा,
क्यू इधर और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा -P। तो जिस तरह से हम स्प्रिंग को खींचते हैं उसी तरह ईच एटम एक्सपीरियंसेस ए स्ट्रेचिंग फोर्स ऑन इट। और ये स्ट्रेचिंग फोर्स के कारण क्या होगा कि ये रहेगा इसी के अंदर में पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन अपने पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है। मान लेते हैं कि ये आ गया, यहाँ था पहले ओरिजिन, अब ये पॉजिटिव चार्ज ये मीटर इधर घिसक गया, मान लेते हैं ये मीटर, और निगेटिव चार्ज यहाँ से आ गया इधर माइनस। तुमको पता होना चाहिए कि हर एक न्यूक्लियस का जो होता है, न्यूक्लियस का रेडियस वो फर्मी मीटर में होता है, फर्मी मीटर में होता है, यानी 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, जैसे 0.5 फर्मी मीटर। तो इसी रेंज में ये रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, रेंज वही रहेगा। तो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट ही रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, अलग हो गया। इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये मीटर इधर गया पॉजिटिव और ये मीटर इधर गया नेगेटिव आ गया। तो क्या हो गया, डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, काफी स्मॉल है, जो देख चुका है फर्मी मीटर के रेंज का है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सम डिस्टेंस या स्मॉल डिस्टेंस। हो गया, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। और इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो निगेटिव टू पॉजिटिव। यदि ये निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by some distance is called electric dipole। डाइपोल मोमेंट, जब डाइपोल होगा तो क्या होगा, एक डाइपोल का मोमेंट होगा। ये डाइपोल मोमेंट क्या है, तो इसको कहेंगे कि मोमेंट ऑफ चार्ज। मोमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी मोमेंट ऑफ चार्ज को कहते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं, तो मोमेंट ऑफ चार्ज। मोमेंट ऑफ चार्ज मींस हो गया कि चार्ज को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज से, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस से 2a, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिया है 2a, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा 2a⁵। तो इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। जैसे हम फोर्स को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क क्या है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स है। उसी तरह से मोमेंट ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसी को सब कह देता है मैथमेटिकल फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ आइदर, मतलब चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम का प्रोडक्ट हो गया, लेकिन वो फॉर्मूले कह देता है, लेकिन इसको कहेंगे डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ चार्ज कहलाएगा। यानी यहाँ पे 2a की जगह यदि हम L ले लेंगे, ठीक है। यदि हम लेंथ को L मान लेंगे तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, L क्यूब।
यानी डायरेक्शन हमेशा होगा निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ये देखो, जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, पोलर मॉलिक्यूल और परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होगा वो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे HCl, H2O, HCl हो गया, NaCl हो गया। अब जैसे H2O है, देखो इस पे लोन पे जब ये सेपरेशन होगा H हाइड्रोजन एटम का, तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली प्लस डेल्टा, इस पे माइनस डेल्टा, इस पे माइनस डेल्टा आ जाएगा, इस पे प्लस डेल्टा। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट किधर होगा, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, निगेटिव टू पॉजिटिव। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मोबाइल स्लिप कर जाए। देखो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव। HCl होगा, ये हो गया HCl, क्या गया पार्शियली प्लस डेल्टा, इस पे माइनस डेल्टा। तो जो भी पोलर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल also form electric dipole inside the uniform electric field। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे CH4 C है, इधर H है। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ जितना H एटम है उसका सेंटर और कार्बन का, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों का एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, सेंटर। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब रखेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आल्सो फॉर्म, लिख लेना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स also form electric dipole inside the uniform electric field. Okay, and electric field क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड exerts two equal and opposite force. QE हो गया पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स exerts QE on positive charge and on negative charge exerts force minus QE in opposite direction. So both positive and negative charge are separated by a small distance from their center. Emitter हो गया पॉजिटिव चार्ज, एमिटर नेगेटिव चार्ज. So it is called इलेक्ट्रिक डायपोल. तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो भी इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन कर सकता है, करेगा ही इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि उसको रखते हैं. जबकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो तो ऑलवेज परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन करेगा ही. इलेक्ट्रिक डायपोल समझ गया, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है. अब है कि ये डायपोल जो है इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो दो मेथड है, देखो डायपोल जब होगा इलेक्ट्रिक डायपोल, जो हो गया ये हो गया डायपोल मोमेंट का एक्सिस हो गया, एक्सिस ऑफ डायपोल मोमेंट, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज and direction from negative to positive. Direction of dipole moment is always taken from negative to positive. It is called axial point. If you take any point in the direction of dipole moment, it is called axial point. The axial point. यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट P लेंगे या पॉइंट D ले लेते हैं, ये हो गया एक्सियल पॉइंट. और यदि हम इसके 90 डिग्री पे जो प्लेन लेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन. यानी इस प्लेन के ऊपर में आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया ऊपर. दिख रहा है ना, ये हो गया तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट. ये इक्वेटोरियल पॉइंट है जो कि 90 डिग्री पे लिए हैं, और एक्सिस के लंब जो पॉइंट लेंगे वो हो गया एक्सियल पॉइंट. समझ गया? तो तुमको एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही पढ़ना है, दिया है, एक एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और एक इक्वेटोरियल प्लेन पे. जो बोर्ड में पूछेगा इसी दोनों में से कोई एक पूछेगा नहीं. और एक जनरल जो है, ये जो स्पेस है एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, इसके बीच में किसी भी पॉइंट पे पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा. नहीं तो वो हो गया जनरल इक्वेशन, जो कंपटीशन के लिए जरूरी है जानना. पहले स्पेशल देख लेते हैं. जैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, we consider a short dipole. We consider a short dipole having dipole moment is equal to
2a क्यू है, डायपोल मोमेंट कितना है, P इज इक्वल टू 2a क्यू। माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये डिस्टेंस हो गया, ये हो गया डायपोल मोमेंट। अब हमको डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में एक पॉइंट लिए, ये जिस पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ओरिजिन मान लीजिए, हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे होगा नेगेटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, यहाँ से हम सेंटर से आर डिस्टेंस पे ले लेते हैं पॉइंट ए, ये आर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डायपोल से, सिंगल लेग टू आर हम ले लिए हैं, उससे ये तक का डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 प्लस Q चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव चार्ज, Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये डिस्टेंस a है, तो ये कितना होगा, r माइनस ए होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो r माइनस ए का होगा होल स्क्वायर आई कैप। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये r है, तो r प्लस a का होल स्क्वायर। डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो माइनस आई कैप, डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लग गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्चुअल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 2 ने रखे डायरेक्ट रख देंगे, p का वैल्यू हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस a का होल स्क्वायर आई कैप, प्लस के कारण हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस के कारण था इलेक्ट्रिक, तो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक तो इधर हो गया नेगेटिव, तो माइनस हो जाएगा Q/r प्लस a का होल स्क्वायर आई कैप। यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दोनों में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन, ये हो गया r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर आई कैप। मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आई कैप 1 ही हो गया, मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो ये होगा E is equal to Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया r प्लस a का होल स्क्वायर, ये हो गया r माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, r r हो गया 2r, a माइनस b हो जाएगा 2a बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। एवरीथिंग इज सीन। r क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन ये है, क्योंकि शॉर्ट डायपोल कॉलिंग मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होगा 2a q, 2a q, ये 2r भी है,
बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये को नेगलेक्ट कर देंगे तो r4 हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, ये 2aq जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोमेंट, डाइपोल मोमेंट होगा 2aq, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 2t, 2t बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब, यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया। हाँ सर। अब देखो अब ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, तो इसी तरह से लिखेंगे कंसीडर थर्ड डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P is equal to 2aq माइनस हो गया प्लस q, अब हमको इक्वेटोरियल प्लेन पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे, हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये निगेटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, और ये हो गया सबका पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये डिस्टेंस r है, ये है, ये भी डिस्टेंस a है, ये r हो गया, तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज, तो दो वेक्टर का डेल डेल एक जगह मिल रहा है, इसको पैरेललोग्राम लॉ से हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट, क्या होगा पैरेललोग्राम बना देंगे, और इसका जो डायगोनल होगा वही होगा, वो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये थीटा होगा तो फिर ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, समझिए। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज, both are situated at the same distance, so electric field will be equal। इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस होगा 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, डिस्टेंस है तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इक्विटी दे देते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दोनों तो सेम ही होगा, q by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड का नेगेटिव का भी वही होगा सेम, लिखेंगे सो बोथ आर इक्वल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज,
दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव निगेटिव का इक्वल है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चाहे बोथ आर इक्वल। अब देखो नेट, अब वेक्टर लॉ यदि लगाएंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है 2 थीटा, तो हो जाएगा cos 2 थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फ्रॉम पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर। देखो ये दोनों जो है ना पॉजिटिव के कारण और नेगेटिव के कारण बोथ आर इक्वल है, इसलिए दोनों के लिए ई का इस्तेमाल करेंगे तो e स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ab द e इनटू e क्या होगा e स्क्वायर और cos 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है 2 थीटा। अब e स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 2e स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा होगा। तो पता होना चाहिए कि 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। फार्मूला लगा देंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा, बाहर क्या आएगा आउटसाइड 2e cos थीटा। अब e का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रख देंगे। अब cos थीटा का वैल्यू यहां से रख देंगे, क्या होगा बेस बाय है a बाय रूट अंडर cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिगर से देखो बेस बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फिगर से निकाल लेंगे cos थीटा का वैल्यू देंगे। r का वैल्यू 2q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रख देंगे cos थीटा। अब लिखेंगे फ्रॉम फिगर cos थीटा का वैल्यू ले लेंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेस बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू रखना है हमको, लिखेंगे सो तो cos थीटा का वैल्यू रखेंगे तो ये होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2 और cos थीटा है ना a हो जाएगा ऊपर में a, तो ये हो गया 2a2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट डायपोल है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a है, इसीलिए हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। r इज वेरी वेरी लार्जर देन a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया रिजल्टेंट e बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब होगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। ऐसा समझ में? हाँ सर। अब देख नेक्स्ट ये वजह से सपोज करो कि यहाँ पे ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ इच साइड ए है, थ्री चार्जेस आर placed here,
ये हो गया माइनस Q चार्ज, ये भी है माइनस Q चार्ज, और यहाँ पे है प्लस 2Q चार्ज। रहेगा if dipole is formed, then find the resultant dipole moment. पता है कि यदि डायपोल का फॉर्मेशन यदि होगा तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितना होगा, समझिए ना क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले देखेंगे कि डायपोल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। तो देखो उसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि डायपोल के लिए क्या होना चाहिए, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पर देखेंगे कि सिस्टम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये है देखो 2Q है, ये माइनस, यदि 2Q है तो ये 2Q में क्या होगा, एक Q इसके साथ लेके एक डायपोल मोमेंट इधर बना देगा, डायरेक्शन होगा डायपोल मोमेंट का, और एक Q जो है प्लस Q इसके साथ मिलके एक डायपोल मोमेंट बना लेगा इधर, जिसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो ये सिस्टम जो है अरेंजमेंट ऑफ 3 पॉइंट चार्ज, ये क्या करेगा, कितना डायपोल का फॉर्मेशन करेगा, 2 डायपोल का। तो 2 डायपोल मोमेंट हो गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका डायरेक्शन इधर है तो वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसके बीच से पास करेगा। ये हो गया तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये 60 डिग्री है तो ये भी होगा 60 डिग्री। तो देखो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा 2ab cos थीटा, यहाँ होगा 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 3p स्क्वायर, कितना आ गया √3p आ गया, यानी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा √3p। p इक्वल टू क्या होगा, aq होगा, इक्वल टू डायपोल मोमेंट, यही आंसर होगा। तो दिया हाँ सर। देखो एक वाल है, एक बॉडी रखा गया है, वाल से b डिस्टेंस पे एक बॉडी को रखा हुआ जो चार्ज बॉडी है, ये इस पे चार्ज है Q, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है जिसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स द वॉल। तो कहता है कि इस दोनों के बीच में जो कॉलिजन होगा वो इलास्टिक, इस द कॉलिजन बिटवीन wall and the body is elastic and find the time period। ठीक है, हमको टाइम पीरियड निकालना। तो सबसे पहले यदि चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन पे QE लगाएगा, तो F इक्वल टू होगा QE। F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया QE बाय m। ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन।
अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है u क्या है, u है 0, s बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर हो जाएगा, टी बाय एम इंटू टी स्क्वायर। टी इक्वल टू क्या आ गया, एम टी बाय क्यू ई। अब यहाँ से यहाँ तक आने में यदि समय लगता है, निकाल लिया एम टी बाय क्यू ई। तो टाइम पीरियड यहाँ पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, गया फिर वापस आने में जो समय लगा टाइम, एक बार गया फिर वापस आया, तो टोटल टाइम को क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा t इक्वल टू 2t होगा, 2 इंटू टी एम टी बाय, इसको अंदर भी ले जा सकते हैं, ये 2 एम टी है, 2 एम टी 2 होगा ना। अब इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 होगा, तो 8 एम टी बाय क्यू ई भी लिख सकते हैं। ये हो गया टाइम पीरियड। आ गया समझ में। हाँ सर। अब है यहाँ पे सपोज करो कि चार्ज बॉडी है जो सस्पेंडेड है, 2 बॉल है, दोनों पे सिमिलर चार्ज है Q, और ये एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ कितना, थीटा। ओके, इस पे mg फोर्स क्या लगेगा, नीचे लगेगा, इधर टेंशन लगेगा, इसका कंपोनेंट ये भी थीटा होगा, तो इधर क्या होगा, T cos थीटा। इस डायरेक्शन में कितना होगा, T sin थीटा। दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा ना, F। T cos थीटा किसके इक्वल होगा, mg के। T sin थीटा किसके इक्वल होगा, F के। तो tan थीटा जो होगा sin थीटा बाय cos थीटा, वो कितना हो जाएगा, F बाय mg हो जाएगा। है समझ में, यानी F इज इक्वल टू हो जाएगा mg tan थीटा होगा। अब सपोज करो कि पूरे सिस्टम को रख दिया गया है एक मटेरियल मीडियम में, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। हमारे पूरे सिस्टम को कहाँ रख दिया गया है, डायलेक्ट्रिक मीडियम। मान लीजिए जिसका वाइल भी है, इसका फर्स्ट केस का केस 1 का। अब है कि होल सिस्टम इज इमर्ज्ड into a material medium. The whole system is immersed into a material medium.
अब इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? अब ये फोर्स जो होगा, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका के है, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? F/k होगा, क्योंकि फोर्स इन मटेरियल मीडियम जो होता है वह 1/k टाइम्स हो जाता है फोर्स इन एयर मीडियम का। अब इस तरह को T cos थीटा है, तो ये क्या होगा? बायएंसी फोर्स भी लगेगा, W बायएंसी फोर्स। तो अब जो नेट फोर्स होगा T cos थीटा प्लस बायएंसी फोर्स हो जाएगा mg के इक्वल होगा, यानी T cos थीटा हो जाएगा mg माइनस बायएंसी फोर्स, और T sin थीटा किसके इक्वल होगा? F/k के इक्वल। हो गया 1 और हो गया, तो अब डिवाइड कर देंगे 2/1, तो कितना होगा? tan थीटा हो जाएगा F/k mg माइनस बायएंसी फोर्स होगा, ऐसा ना? अब लिखेंगे इफ थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, यदि मटेरियल मीडियम में रख देते हैं फिर भी यदि थीटा चेंज नहीं करता हो सेम, तो क्या होगा? हो जाएगा F/k mg माइनस बायएंसी फोर्स इक्वल टू F/mg tan थीटा आया था ना, tan थीटा इक्वल टू F/mg होगा, नहीं? तो F से F कट गया, ये हुआ फर्स्ट सिचुएशन में जब एयर मीडियम में था। तो F इक्वल टू क्या निकाले थे? mg tan थीटा, तो tan थीटा कितना होगा? F/mg, F कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू आ जाएगा ना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ हो जाएगा mg माइनस बायएंसी फोर्स होगा। अब ऐसा होगा कि तुमको मास भी गिवन नहीं रहेगा, सिर्फ तुमको डेंसिटी दे देगा, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, हो गया डेंसिटी ऑफ द चार्ज बॉडी का डेंसिटी, रो हो गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड का डेंसिटी, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो भी, ये हो जाएगा लिक्विड का मास ml, मास ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा? सिग्मा v होगा, क्योंकि जितना लिक्विड होगा उतना ही वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ रख देंगे वैल्यू, T इक्वल टू क्या आ जाएगा? m मास ऑफ द बॉडी है, हो जाएगा सिग्मा सिग्मा माइनस रो, बीजी से बीजी कट गया, कितना हो गया? सिग्मा बाय सिग्मा माइनस, यही हो गया इसका आंसर हो गया। यदि ये याद रहेगा फार्मूला से, नहीं 1 या 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 2 से 3 सेकंड में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो देगा बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बनेगा सिर्फ इतना ही में, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में बहुत सारा कंडीशन दिया हुआ है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में सिर्फ डेंसिटी गिवन है, तो उसको हम ऐसे ही बनाएंगे, समझ गया? हाँ सर। अब इसमें बच क्या गया है? अब बच गया है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे क्या। हो गया ना? हाँ सर।